जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे मेंसुरेशन और मेंसुरेशन की एक क्लास हुई थी जिसमें हमने बेलन के बारे में, शंकु के बारे में और थोड़ा सा हमने गोले के बारे में पढ़ा था। और लगभग जितना एसएससी जीडी में यानी कि आपके एग्जाम में जितना पूछा जाएगा मेंसुरेशन से, ठीक है, एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, तो वो बेलन, शंकु या गोले इनमें से किसी एक से संबंधित होगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है या तो बेलन से संबंधित होगा या तो वो गोले से, शंकु से संबंधित होगा। ठीक है, इसके अलावा शायद कोई ऐसा हो सकता है कि कुछ दूसरा पूछ ले किसी भी शिफ्ट में। वैसे जहां तक मुझे उम्मीद है तो यही आने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी आने वाला नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मेंसुरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी जो आपके एग्जाम में जितना पूछा जाने वाला है वो बहुत ही सिंपल सा पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो एक क्लास हो चुकी थी, बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम लोग आज देखेंगे और इसके बाद में फिर देखेंगे कि अगर और प्रश्न हमारे पास होते हैं, ठीक है, चूंकि हम लोग सब के सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस को कर रहे हैं, अगर और प्रश्न हमारे पास बचते हैं तो उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर नहीं होता है तो फिर चूंकि आप सभी जान रहे हैं कि नया साल आने वाला है, तो 1 तारीख से मैंने जैसा कि कहा था हम सभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। एग्जाम के पहले पहले अगर आपने उन सभी प्रैक्टिस सेट को कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, तो मैथ में श्योर है कि आप 100% के 100% करके वहां से आने वाले हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, हो सकता है कि ये जो क्लासें हैं तो लाइटिंग की थोड़ी बहुत समस्या आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी छुट्टी पे हूँ। ठीक है, मैं अभी अपने घर पे आया हुआ हूँ, तो जिस तरीके से वहाँ पर, जहाँ पर इसके पहले आपके लिए वीडियो में रिकॉर्ड करता था, वहाँ पर सारी चीज़ें थी, व्यवस्था थी ठीक ठाक तरीके से। चूँकि मैं अभी अपने घर पे हूँ तो यहाँ पर पहले ठीक ठाक व्यवस्था थी, लेकिन अब चूंकि यहाँ की कोचिंग नहीं चल रही है तो बोर्ड है हमारे पास में। ठीक है, और बाकी लाइट की जो है वो हो सकता है थोड़ा बहुत इशू आपको देखने को मिलेगा, तो आई होप कि आप इतना मैनेज कर लेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 देखिए और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे लगाने वाले। सवाल देखने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन सवाल बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ने हमसे क्या कहा है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो चीज़ें हमें गिवन है, जो चीज़ें दी गई हैं, उनको सीधे सीधे हम लोग लिख लेते हैं। तो सवाल ने क्या कहा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, बात बेलन की हो रही है, ध्यान रहे। तो त्रिज्या की बात करें तो r और ऊंचाई की बात करें तो h, और इन दोनों का योगफल हमें दिया गया है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात हमको पता है। उसके बाद में सवाल ने कहा है कि यदि ठोस बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। कैसे निकालने वाले हैं, देखो उसने क्या कहा, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फार्मूला होता है भैया, तो फार्मूला होता है 2πr इंटू h प्लस r। बोलो होता है कि नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। और ये हमें दिया गया 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, देखो ये 2 रहेगा, ये 22/7 रहेगा, ये इंटू में r है, और h प्लस r की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, तो 17 दिया गया है, और ये बराबर है 748 के। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको काट पीट मचा देंगे। तो 2 से इसको हम काट देते हैं, क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 चौके 8। क्लियर है बातें। फिर आगे इनको काट देते हैं 17 से, तो 17 एक का नाम 17 हो जाएगा, 17 दूना 34, 3 बचेगा, 17 दूना 34, और ये 22 वाला इस 22 को खत्म कर देगा। बचेगा क्या हमारे पास, इधर बचा भाई, ये 22 से 22 खत्म हो जाएगा, तो इधर 1 बचा ना, इधर 7 है। इस 7 का जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं सर r की वैल्यू यहाँ पर 7 निकल करके आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी। अब जब r की वैल्यू 7 आ गई, हम जानते हैं r प्लस h बराबर कितना है, 17 है। r प्लस जो h है वो किसके बराबर है, 17 है। इसको h समझना, r की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 प्लस h बराबर अगर 17 हो जाएगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं सर जो h है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आएगा, और ये जो 10 सेंटीमीटर आ गया यही हमारा आंसर है। अब मुझे एक बात ये बता दो, क्या ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है हमें, नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि चूंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ इसलिए इन सारी चीज़ों को लिखना जरूरी है। जैसे ही आपकी वैल्यू यहाँ पर r = 7 आई, आप तुरंत समझ सकते थे कि r और h को जोड़ने पर अगर 17 आ रहा है, जिसमें r अगर 7 है तो श्योर है कि h आपका कितना हो जाएगा, तो वो 10 हो जाएगा। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो 10 सेंटीमीटर हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, तो जो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में बातें आ गई चीज़ें। ठीक है, बहुत अच्छे। तो हम अपना अगला सवाल देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग करने वाले हैं। और चूंकि जानते हैं कि फार्मूला इसमें तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, चूंकि सारी चीज़ें फार्मूला बेस्ड है यहाँ पर, तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और कुछ बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, जब आप इतना मैथ पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे 2-3 फार्मूले हैं, उनको तो आप याद ही कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर 11 ने कहा है एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है। ठीक है,
परिमाप की बात करें वर्ग की, तो हम कम चीज़ों को लिखते हैं और सवाल को जल्दी से जल्दी करते हैं। सवाल ने क्या कहा, वर्ग का परिमाप। हम सभी जानते हैं चार की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हमने माना कि उसकी एक भुजा ए है तो 4a, ये किसके बराबर है, 64 के। तो a किसके बराबर आएगा, ये आएगा 16 सेंटीमीटर के। मतलब उस वर्ग की जो एक भुजा है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, सवाल ने क्या कहा है, एक आयत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर कम है। अब बात यह है कि सर आयत का क्षेत्रफल कम है, ठीक है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो वर्ग की भुजा हमें पता है, वर्ग का क्षेत्रफल भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है इसको हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर होता है, मतलब 16 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, बिल्कुल सही। अब सवाल ने क्या कहा, जो आयत का क्षेत्रफल है वो इससे 16 कम है। ठीक है, तो यहाँ से 16 अगर हम घटा देंगे तो बोलो 240 आएगा कि नहीं आएगा, और 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या निकल करके आएगा, ये आयत का क्षेत्रफल निकल करके आएगा। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता किसके बराबर है, तो हम जानते हैं सर आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई l चौड़ाई b बराबर किसका, 240। सवाल ने क्या कहा है कि आयत की जो लंबाई है वो 20 है, मुझे बता दो ये 20 है, l कितना है 20, तो 20 गुणे b अगर 240 है तो 20 से कम 20, ठीक है, जीरो से ऐसे कर दो जीरो, तो b कितना आ जाएगा 12। तो हम कह सकते हैं सर आयत की जो चौड़ाई है वो 12 हो जाएगी। लेकिन सवाल ने हमसे पूछा है कि आयत का परिमाप कितना होगा। भैया अगर हम बात करें आयत के परिमाप की, चूंकि यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये फार्मूला होता है 2 गुणे l प्लस b। ठीक है, तो 2 गुणे l 20 होता है, ये 12 है, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32। 32 को 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा 64 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी होगा वो सवाल नंबर 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में बातें आ गई ना, आसान सवाल था ये भी। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा लिंक देखना है कि कौन सी चीज़ हमें गिवन है और वहां से कौन सी चीज़ क्या करनी है, हमको निकालनी है। ठीक है, अगले सवाल पे चले, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वां सवाल कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 8448 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, जो कि जो आयतन होता है वो क्यूब सेंटीमीटर या क्यूब मीटर में होता है। ठीक है, अच्छा बेलन के आयतन की बात की जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद में सवाल ने क्या कहा है, इसके पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो इसके आयतन के आंकिक मान के 1/8 के बराबर है। मतलब उसी बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो उसके आयतन के 1/8 के बराबर है। सवाल ने कहा है बेलन की जो ऊंचाई है उसको सेंटीमीटर में ज्ञात करो। चूंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में दी गई हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, चीजों को समझते हैं। बेलन के आयतन की बात अगर हम करें तो हमें दिया गया है πr² और ये दिया गया है 8448 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर सवाल ने हमसे क्या कहा है, सवाल ने कहा है कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है मुझे बता दो। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 2πrh होता है, और ये किसके बराबर है, वो इसके 1/8वें भाग के बराबर है। मतलब इसको अगर हम 8 से भाग कर दें तो हमको 2πrh मिल जाएगा। ठीक है, 8 से इसको भाग कर देते हैं। ठीक है, कैसे भाग करेंगे, देखो 8 एक कम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 0, क्योंकि 8 के बाद में 4 बचेगा तो 0 में जाएगा। फिर 44 है तो 8 पंचे कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। 4 बचेगा तो 8 6 48, ये क्या आ जाएगा 2πrh। बोलो समझ में बातें आ गई। अब क्या करना है, अब हम इनको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करना चाहें तो हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर कट जाएंगी। ठीक है, देखो क्या होगा, h से h कट जाएगा, बात समझ में आ गई। पाई से पाई कट जाएगा, r से एक r कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा r, नीचे बचेगा 2, और यहाँ पर इससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, इससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तो अभी हम सभी लोग जानते हैं 1056 है, और इसको हमने किससे काटा है, अभी 8 से काटा है। बोलो काटा है कि नहीं काटा है, तो अगर 8 से हम इसको गुणा करा देंगे तो ये आएगा, यानी इससे जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो क्या यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल सर जी लिख सकते हो। तो r बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 16। r बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 16। ठीक है, अब सवाल ने लेकिन हमसे पूछा है भैया ऊंचाई बताओ, r की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी छोटी लग रही है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, 2 गुणे, और ये हो जाएगा 22/7 गुणे r की वैल्यू कितनी 16 और गुणे h, और ये सारी चीज़ किसके बराबर होगी, 1056 के बराबर होगी। बोलो बात समझ में आ गई। अब इनको क्या करते हैं, हम काट पीट मचा देते हैं। ठीक है, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पर बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको चाहो तो 22 से काट सकते हो, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44, 22 दूना 44, कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, 44 और 8 52 होता है, 88 हो जाएगा। तो 22 चौके कितना होता है 88, ये 22 से चीज़ें कैंसिल हो गई। अब 16 से काटना चाहो तो 16 में 8 दूनी 16 और 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होगा, जो h की वैल्यू आएगी भैया 7 नीचे 7 से उधर गुणा करा दो, 7 तरीक कितना हो जाएगा 21, 21/2, 21/2 की क्या वैल्यू होती है भैया 10.5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं सर उस बेलन की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करेंगे कि इसके ऑप्शन की, तो भैया इसका ऑप्शन हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसका भी ऑप्शन बी ही है। जो बी वाला है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना चीज़ों को। थोड़ा सा गंदा लगा आपको क्योंकि इतना हमको काटना पड़ा है। अब चूंकि आप मैथ लगाओगे तो इतना तो मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो भी खासकर मेंसुरेशन में। ठीक है, अब मतलब ऐसा समझ लो कि हर क्वेश्चन में हम बिल्कुल ऐसे ही उड़ा दें, तो ऐसा नहीं है। 1-2 क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा, और एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो अगर ये 1 मिनट ले लेता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और 1 मिनट में आपको नंबर भी तो अच्छा खासा देगा। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल ने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 13, कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक घनाभ के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन निकाले जाते हैं। शेष ठोस का आयतन कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, मैं इसको मान के चल रहा हूं, ये अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है और इसको हर लड़का गलत करेगा। कैसे गलत करेगा तो समझते हैं। देखो क्या है इसमें, सवाल ने क्या कहा, एक घनाभ है, एक क्या है, घनाभ है। ठीक है, तो उसका आयतन कुछ ना कुछ होगा। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि जो भी घनाभ हमें दिया गया उसका आयतन कितना है। तो एल बी एच यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो तीनों चीजें हमको दी गई हैं। तो हम यहाँ पर सीधी सी बात लिख सकते हैं कि जो उस घनाभ का आयतन होगा, ठीक है, उस घनाभ का जो आयतन होगा वो कितना होगा भैया, तो लंबाई यानी कि 4 गुणे 5 और गुणे 6। ठीक है, इनको गुणा कर लो, 6×5 30, चौके कितना होता है 120 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। ये हमारे उस घनाभ का आयतन है जो हमें दिया गया है। ठीक है, सवाल ने क्या कहा, इसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन काटा जाता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है, सर कितने कोने हैं। लड़का पता है क्या करता है, लड़का उस घनाभ को एक आयत समझ लेता है और वो क्या करता है कि इसके चारों कोने से 4 चीजें काट ली जाएंगी। चारों कोने से 4 अगर काट लिए जाते हैं, चूंकि घन है तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। घन की जो भुजा है वो 1 है, तो इसका जो आयतन होगा वो 1 होगा। तो लड़का ये समझ लेता है कि सर 4 हैं तो कुल मिलाकर के 4 निकल जाएगा, 120 में से 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 116 बचेगा। ठीक है, और अगर ऑप्शन में कहीं पर 116 होता है तो लड़का उसको टिक कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आयत की बात नहीं कर रहा, ये घनाभ की बात कर रहा है। घनाभ का मतलब होता है जैसे ईंटा, तो ईंटा में ऐसे 4 किनारे नहीं होते, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो हर कोने से एक एक काटा जाएगा और जो घन है उसका आयतन है जो हम काट रहे हैं वो 1 है। तो कुल ऐसे कितने काटे जाएंगे, 8 काटे जाएंगे। तो यहां से जब हम 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 112 सेंटीमीटर क्यूब बचेगा। तो हमें कह सकते हैं कि सर घन को निकालने के बाद में जो आयतन हमारे पास बचेगा वो 112 होगा। और ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में बातें आ गई ना। हाँ, बहुत अच्छा सवाल था ये। अगर ये पेपर में आ जाता है तो समझ लीजिएगा बहुत शानदार सवाल है। और अगर थोड़ा सा भी गलती किया तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। हालांकि इसमें 116 ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिया गया है, लेकिन अगर जो भी क्वेश्चन सेट करता है अगर उसको लगेगा कि लड़का यहां पर गलती कर सकता है तो वो 116 जरूर देगा। और मुझे उम्मीद है कि लड़का इसमें गलती बिल्कुल करेगा। ठीक है, अगर उसने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया तो इसमें गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो कोई बात नहीं है, जब आप पढ़ोगे तो गलती होने के जो चांस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। अगला सवाल देख लेते हैं फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लंबवृत्तीय शंकुओं सी और डी की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, अच्छी बात है। और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है। शंकु डी के आयतन का शंकु सी के आयतन से अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, सवाल ने क्या कहा है कि शंकु डी के आयतन का शंकु सी के आयतन से हमको क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, चूंकि दोनों के दोनों शंकु हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर उन दोनों शंकुओं के आयतन को लिख लेते हैं। तो भाई शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, चूंकि 2 है तो h1 ऐसे मान सकते हैं। और यहां पर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर टू h2 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर बात यह है कि 1/3 पाई कट जाएगा 1/3 पाई से, तो जो आयतन हमारा डिपेंड करेगा वो r1 स्क्वायर h1 और इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हमको निकल करके आएगा यहाँ पर r2 स्क्वायर और h2 बोलो आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर रखते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, c का जो अनुपात, c का जो त्रिज्या है वो 2 है, तो यहाँ पर 2 रख लो, 2 का स्क्वायर गुणे
सी की जो ऊंचाई है वो 3 है, कितनी है 3 है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें R2 यानी डी वाले की, तो इसकी जो त्रिज्या है वो 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे, अगर हम बात करते हैं H2 की, ठीक है, तो ये कितना है 2 है, इनको हम काटते पीटते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तियाँ कितना हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा 12 सीधे सीधे, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, इनको काटो तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18। ये 2:3 आ गया, लेकिन 2:3 क्या है, क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं। अभी समझते हैं थोड़ा सा चीज़ों को। देखो ये C1 है और ये C2 है, या हम ये कह सकते हैं ये C है, जो दो शंकु है ना, एक C था और एक D था, तो ये C है और ये D है। लेकिन अब बात करते हैं कि सर सवाल ने क्या कहा है। सवाल ने कहा है शंकु D के आयतन का शंकु C के आयतन से अनुपात ज्ञात करना है, यानी D वाले का जो आयतन है वो हमें सबसे पहले लिखना है। तो D वाले का आयतन कितना है 3 है, ठीक है, यानी D का अनुपात किसके साथ में देखना है, C के साथ में देखना है। तो D वाले की वैल्यू कितनी है 3 है और C वाले की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3:2 जो है वो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कहाँ पर हमको दिखा रहा है, तो वो दिख रहा है A में, और A वाला इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई। देखो ये जो चीज़ है ना, ये नीचे वाली, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि आपको ऑप्शन में 3:2 भी दिया गया है, 2:3 भी दिया गया है, और अगर हम सबसे पहले C को रखते हैं बाद में D को रखते हैं तो श्योर है कि ये चीज़ निकल करके आएगी। और लगभग हम ऐसा करते हैं, क्योंकि C पहले दिया गया है तो C को हम लोग सबसे पहले रखेंगे। लेकिन सवाल ने जो पूछा है भाई, सवाल ने में अगर एक लाइन ये दी गई है कि शंकु D के आयतन का शंकु C के आयतन से अनुपात ज्ञात करो, तो क्यों दिया गया है, कुछ तो है ऐसा जो हमको फंसाने की वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वरना वो सिंपली दे सकते थे, C और D दिया गया है तो इन दोनों के आयतन का अनुपात ज्ञात करो, तो हम श्योर है कि सबसे पहले C लेते बाद में D लेते और ये दोनों चीज़ें हो जाती। लेकिन सवाल अगर दिया है ऐसा तो कुछ ना कुछ जरूर उसने सोचा होगा, ठीक है। तो उसने कहा है कि शंकु D के आयतन का शंकु C के आयतन से अनुपात ज्ञात करना है। तो जो से है ना वो बाद में यहाँ पर रहता है, ये बात आपको क्या है समझनी है अच्छे तरीके से। और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो लगाने के बाद में आप उसको गलत ना करें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल ने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 15, 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि सवाल हमसे उसका आयतन जानना चाह रहा है, ठीक है। पानी भरना है मतलब आयतन है, मतलब उसके अंदर कुल कितनी जगह है। तो 7 मीटर गहराई है और 20 मीटर त्रिज्या है, यानी हम कह सकते हैं कि सर आर की बात करें तो वो 20 मीटर की है, ठीक है। आर कितना है 20 मीटर है। और अगर हम बात करें उसकी हाइट की तो 7 मीटर गहराई है ना, तो ये हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। बात करें उसके आयतन की कि उसमें कुल कितना पानी आएगा, तो भैया पानी का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बोलो होता है ना। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दिया गया है हमको, तो 20 दिया गया है, तो ये 20 का स्क्वायर यानी 20/20, और एच कितना दिया गया है तो 7 है। 7 से ये कट जाएगा, 20 को 20 से गुणा कराओ कितना हो जाएगा 400, तो 22 गुणे कितना हो जाएगा 400। 22 को अगर 4 से गुणा कराएंगे तो आएगा 88, और इसके बाद में 2 जीरो चिपका दो तो सेंटीमीटर क्यूब, नहीं मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि सारी वैल्यू हमको मीटर में दी गई है। 8800 घन मीटर जहां पर लिखा हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। कहां पर दिखा रहा है भैया, ऑप्शन है, ठीक है। घन मीटर को हो या मीटर क्यूब को हो, बातें एक ही हैं, ठीक है। बातें क्या है, एक ही हैं। तो बहुत सिंपल सवाल था, और सिंपल सवाल का मतलब क्या है, आपके एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 4:3 है। देखो लंबाई और चौड़ाई हमें आयत की दी गई है, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी है 4:3 है। वो खेत हो कुछ भी हो, हम सिंपल सी बात समझते हैं कि वो एक आयत है। अब सवाल ने ये कहा है कि यदि रुपये 2 प्रति वर्ग मीटर पर खेत की जुताई का जो लागत है वो 600 रुपये है। देखो 1 वर्ग मीटर का 600 रुपये देना है, देखो 1 वर्ग मीटर का 600 रुपये देना है, तो 2 रुपये के हिसाब से है, तो हम कह सकते हैं सर जो खेत है वो 300 वर्ग मीटर है। खेत हमारा कितना है 300 वर्ग मीटर है। बात को थोड़ा सा समझना भाई, 600 रुपये पूरा हम दे रहे हैं, कितने का 2 रुपये के हिसाब से, यानी खेत हमारा कितना रहा होगा 300। भाई 300 वर्ग मीटर खेत रहा होगा, तभी तो 1 वर्ग मीटर का 2 रुपये, तो 300 का कितना हो जाएगा 600 रुपये। यानी हमारे खेत का जो क्षेत्रफल था वो कितना था 300 था। अब बात करते हैं सर खेत का क्षेत्रफल 300 निकलता कैसे। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 4 दिया कितना हो जाएगा 12 यूनिट स्क्वायर। ये किसके बराबर है 300 के बराबर है। 12 से काट दो, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, और 12 दूना 24 और 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, भाई 6 बचेगा। तो यानी कि एक यूनिट स्क्वायर बराबर 25,
तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना आएगा यहाँ पर, ये n है, ठीक है, 1 यूनिट बराबर आएगा 5, मतलब इसका हमको वर्ग निकालना पड़ता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, तो ये बात भी आप समझ लो। जैसे मान लो कि 4:3 दिया गया है, यहाँ पर आप इसको x मान लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी हमें अनुपात दिया जाता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को x मान लेते हैं। तो अगर इसको 4x मान लें, इसको 3x मान लें, तो 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12, और x का जब गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर होगा। उसी x को यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूनिट स्क्वायर मान लेते हैं। और चूंकि जब इसको आप लगाओगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ऐसे सवालों पे बहुत ज़्यादा काम करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, याद हो जाएंगी। आप ये सोच पा रहे होंगे कि सर आप हमेशा तो ऐसे कर देते हो कि गुणा करा देते हो, फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हो, लेकिन कहीं कहीं पर आप वर्ग भी मान लेते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है तो इसलिए सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारा, तो ये सारी चीज़ें आपके भी दिमाग में आ जाएंगी कि कहाँ पर हमें यूनिट स्क्वायर लेना है और कहाँ पर हमें नहीं लेना, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सवाल ने पूछा क्या है, सवाल ने पूछा खेत की लंबाई ज्ञात करो। भैया खेत की लंबाई कितनी है, 4 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसको गुणा 5 से करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ए में हमको मिल जाएगा, और ए वाला जो ऑप्शन है वो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना चीज़ों को। और इसके बाद में जो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत लाजवाब सवाल है, ठीक है, और देखने वाले हैं कि आप उसको कैसे लगाने वाले हो। बहुत ही बेहतरीन सवाल मुझको ये लगता है, ठीक है। तो सवाल ने क्या कहा है, सवाल नंबर 17 बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ने कहा है कि 50 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े एक पूल यानी कि तालाब, ठीक है, 50 मीटर लंबा है और 45 मीटर चौड़ा है, में 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं। कितने व्यक्ति डुबकी लगाते हैं, तो 90 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं, अच्छी बात है। यदि व्यक्तियों द्वारा पानी का औसत विस्थापन 1 घन मीटर है, ठीक है, तो पानी का स्तर कितना ऊंचा उठेगा। बात समझ में आ रही। कहने का मतलब सवाल का यह है कि 90 व्यक्ति जो उसमें डुबकी लगाते हैं, हर एक व्यक्ति 1 घन मीटर पानी ऊपर उठा सकता है, तो 90 व्यक्ति मिल करके कितना पानी ऊपर उठाएंगे। भाई आप ऐसे समझ लो, वो कौवे वाली कहानी सुनी है आपने कि नहीं सुनी है, कि वो कंकड़ लेकर के आता था और मटके में डालता था, पानी ऊपर उठता था। हम सभी जानते हैं पानी उतना ही ऊपर उठेगा जितना उस कंकड़ का आयतन होगा। बात समझ में आ गई। तो हमें कह सकते हैं कि उस तालाब में, उस पूल में पानी का आयतन बराबर उन 90 व्यक्तियों का आयतन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कैसे लगाने वाले हैं भाई, हमको तालाब की गहराई नहीं पता है, हम उसको मान लेते हैं h। तो देखो क्या दिया गया है, 50 मीटर लंबाई, 40 मीटर चौड़ाई और गुणे h मीटर हम मान सकते हैं। हमने क्या मान लिया, h मीटर मान लिया। बात समझ में आ गई। अच्छा ये किसके बराबर होगा, 1 घन मीटर एक आदमी का, और 90 लोग हैं तो 1 गुणे 90। बात समझ में आ गई। बहुत अच्छे, इनको हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, देखो h किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 और बटे में 5 चौको 20, 5 चौको 20 हो जाएगा ना, और 2 जीरो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, बोलो बात समझ में आ गई। 9 गुणे, इसको 100 से हम लोग गुणा करते हैं, और नीचे कितना रहेगा 200, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेंटीमीटर। ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। ये क्या होने वाला है, यहाँ पर सेंटीमीटर होने वाला है। अब चीज़ों को हल करते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा क्या होगा, कट जाएगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि यहाँ पर 45 है, ये कितना है 45 है, तो इसको हम क्या करते हैं 45 से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो 90 ही रहेगा, और इनको हम थोड़ा सा 45 की जगह पर हमने क्या लिखा 40 लिखा, अभी आंसर गड़बड़ हो जाता। तो ये इनको गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और गुणे में कितना हो जाएगा 45। अब देखो 50, 45 एक कम, 45 दुना और 2 एक कम, और 2 25 में, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1/25। जो h की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1/25। 1/25 क्या है भैया, मीटर है। लेकिन क्या हमको ऑप्शन में मीटर में दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेंटीमीटर बनाएंगे, ठीक है। तो 1/25 को हम क्या करते हैं 100 से गुणा करेंगे, 25 से कम 25 चौके, तो यहाँ पर जो h की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा हमको, तो सी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या बातें समझ में आ गई, बहुत अच्छे, ठीक है। ये अच्छा सवाल मुझे लगा, बहुत अच्छा सवाल मुझे लगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं हम, ठीक है, सवाल नंबर 18, और देखते हैं कि आप इसको कैसे लगाने वाले हो। तो सवाल नंबर 18 ने क्या कहा है, एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 वर्ग सेंटीमीटर है, घन का, ठीक है। इसे पिघलाकर एक ठोस बनाया जाता है, और एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। सवाल ने कहा है बेलन की ऊंचाई पता करो। मुझे एक बात बता दो,
घन को पिघला करके अगर हम बेलन बना रहे हैं तो घन में जितना भी लोहा था, जितना भी पदार्थ था, वो बेलन में उतना ही पदार्थ लगेगा। भाई आकार को बदलने से पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, कह सकते हैं ना। लेकिन घन का आयतन है कितना, सबसे पहले तो हमको वो पता करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। मुझे एक बात बता दो, घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और घन में कुल कितनी सतह होती हैं? तो लूडो का सिक्सर आपने देखा होगा, 6 सतह होती हैं ना। बिल्कुल सही। तो हम मान लेते हैं घन की जो भुजा है वो a है, तो 6a² और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 726 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो a² बराबर कितना होगा, इसको भाग करके देखते हैं। 6 से इसको भाग करो, ये 12 छाक 72, 6 कन्नम 6, तो क्या a की वैल्यू 11 हो जाएगी। मतलब घन के एक भुजा की वैल्यू कितनी है? 11 है। तो अगर हम बात करते हैं घन के आयतन की, किसकी बात कर लेते हैं? घन के आयतन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये होता है भुजा क्यूब यानी कि 11 का क्यूब। और 11 के क्यूब को क्या हम लोग 11 गुणे 11 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर लड़का क्या करेगा, इनको गुणा कराएगा। 11 11 में 121, फिर उसको 11 से गुणा कराएगा, 13 31 ऐसे करके। तो ये आपको नहीं करना, मैंने हमेशा कहा है कैलकुलेशन जितना कम करो उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, हम सब जानते हैं कि कटेगा कहीं ना कहीं से, तो गुणा करने में अपना टाइम वेस्ट और दिमाग को वेस्ट क्यों करें? ठीक है, नहीं करेंगे। अब सवाल ने क्या पूछा है, सवाल ने क्या कहा है, ये आयतन किसका निकला? ये निकला घन का। इसको पिघला करके हम एक बेलन बनाने वाले हैं, तो बेलन बना देते हैं। और बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 11 है। यानी ये किसके बराबर होगा? बेलन के आयतन के। और बेलन का आयतन होता है πr²h और यही बराबर है 11 गुणे 11 के। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। और आर कितना दिया गया हमें? 11। ठीक है, तो 11 गुणे h और ये बराबर होगा 3 बार 11 के। ठीक है, देखो ये 2 बार 11 ये कट जाएगा और ये 11 कम 11 और 11 दुना कितना होगा भैया? 22। बोलो होगा? हाँ सर जी होगा। तो h किसके बराबर हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा 7/2 के। कहोगे सर कैसे? उधर बचा 1, ये वाला जो 7 है वो उधर जाएगा और 2 वाला नीचे जाएगा। 7/2 को क्या हम सभी जानते हैं 3.5 कह सकते हैं। तो जो 3.5 सेंटीमीटर मीटर जो भी कुछ है, तो ये सेंटीमीटर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.5। कहाँ पर मिलेगा भैया? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन बी है वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर हम एंड करेंगे। कैसे लगी क्लास? ठीक है, हो सकता है थोड़ी छोटी हो या बड़ी हो चुकी, मैंने समय नहीं देखा। और जितने क्वेश्चन थे उतने सारे हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। देखेंगे अगर कुछ और प्रश्न हमको मिलते हैं बहुत अच्छे, जो मुझे लगता है कि आपके लिए करवाना है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग लेकर के आएंगे। और अगर नहीं भी मिलते हैं तो इसके बाद में हम लोग जो और 1-2 टॉपिक कुछ देखेंगे, अगर बचा हुआ होगा, ठीक है, मिसलेनियस में करके, तो उसको हम लोग करेंगे। और उसके बाद में फिर हम लोग सीधे अब अपने 1 तारीख से प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे, जिसमें मैराथन तरीके से क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हम 25 क्वेश्चन को कम से कम कवर करेंगे। ठीक है, 20 से लेकर के और 25 क्वेश्चन को हम लोग कर रहे होंगे उस प्रैक्टिस सेट में, और उसमें बहुत मजा आएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन कम से कम रखेंगे उसमें, तो और सारे होंगे मिक्स हम लोग कर रहे होंगे। हमने सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जितना भी आपने पढ़ लिया, यानी 1 तारीख से पहले, ठीक है, 1 जनवरी 2023 से पहले जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज कर लेनी है। कहीं से भी कुछ भी अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितने टाइप मैंने आपको बताए हैं, जितने रूल्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, जितनी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, आपको केवल उतनी सभी ट्रिक्स को तैयार कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। और पहला ही प्रैक्टिस सेट जब आपके सामने आएगा तो बिल्कुल धुआं कर देना है उसमें। बात समझ में आ रही है? एकदम धुआं हो जाना चाहिए। एक भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको फंसना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और धीरे धीरे जब मुझे लगेगा कि आप सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो उसका हम लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जरूरी नहीं है कि जीडी की प्रैक्टिस सेट करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आसानी आपके लिए लेकर के आएंगे। जब आप सभी चीज़ों को धीरे धीरे कवर करते रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो थोड़ा सा लेवल भी उसका बढ़ाएंगे, ताकि जीडी में अगर मान लो लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आपके लिए कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। अगर लाइटिंग की थोड़ी बहुत समस्या होगी तो उतना मैनेज करिएगा। ठीक है, जय हिंद।